गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा क्लास 11th हिंदी मीडियम आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 2 का लेक्चर 4 है, यानी हमारी ये 4th क्लास है। देखिए चैप्टर 2 में हमने जो हम स्टार्ट किया है वो हमने क्या किया है कि चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, ठीक है। अब उसमें हमने पहले परमाणु के कौन कौन से मूलभूत कण हैं, किससे मिलकर बना है, उसके कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब आप देखिए आज हम इसका पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या कहलाता है? देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो कि कोई भी, कल मैंने आपको जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने पढ़ा था कि विकिरणें क्या होती हैं, है ना। विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो होती हैं वो कैसी होती है, जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और वो निर्वात में भी गति कर सकती हैं। अब वैद्युत चुंबकीय विकिरणें जो हैं वो कैसे व्यवहार प्रदर्शित करती है? द्वैत प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है। द्वैत का मतलब होता है ड्यूअल नेचर प्रदर्शित करती है। द्वैत का मतलब विकिरणें हैं, विकिरण का मतलब कोई भी तरंग, आप ऐसे मान सकते हो जैसे प्रकाश है, ध्वनि तरंग है, ठीक है। तो वैद्युत चुंबकीय विकिरणें जो है वो कण की तरह भी हो सकती है, कण की तरह भी व्यवहार प्रदर्शित करती है और तरंग की तरह भी व्यवहार प्रदर्शित करती है। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि वैद्युत चुंबकीय विकिरणें द्वैत प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है, ड्यूअल नेचर शो करती है, जिसमें वो कण की तरह भी गति करती है, तरंग की तरह भी गति करती है। यदि वो कण की तरह गति कर रही है तो कण की तरह गति कर रही है तो अब हमें कैसे पता पड़ेगा? हमें कण दिखेगा तो नहीं, यानी वो कौन से फिनोमिना को, कौन सी ऐसी चीज़ों को दिखाएगी जिससे हमें जाने कि वो कण की गति को प्रदर्शित कर रही है। तो कोई भी जो कण होता है वो कौन कौन से प्रभाव दर्शाता है, जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव दर्शाता है, कृष्णिका विकिरण दर्शाता है, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और कृष्णिका विकिरण को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। सबने सुना है ब्लैक बॉडी क्या है, यानी जो सभी प्रकार के विकिरणों को उत्सर्जित और अवशोषित करती है वो पदार्थ, वो सब्सटेंस जो है वो क्या कहलाता है? ब्लैक बॉडी कहलाती है, ठीक है। तो यदि कोई विकिरण कण की तरह व्यवहार कर रही है तब तो वो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कृष्णिका विकिरण दिखाएगी, और यदि वो तरंग की तरह व्यवहार कर रही है तो वो कौन कौन से दिखाएगी? व्यतिकरण और विवर्तन, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का यह नाम आया तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है? तो देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है वो क्या है कि पहले आप इसको देखिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में पीछे दिए हुए हैं कि एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश जब धातु की सतह पर डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यह प्रभाव प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब आपने एक कांच की नलिका ली है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। अब आप ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसके? धातु की सतह, यहाँ पर जो है वो आपने धातु, जो इलेक्ट्रोड है वो आपने धातु का लिया है, धात्विक सतह है ये आपकी, ठीक है। तो धातु की सतह पर आपने प्रकाश को आपतित किया का मतलब उसके ऊपर प्रकाश डाला, ठीक है। प्रकाश का मतलब आपने फोटोन्स डाले, ठीक है। तो जब धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश डाला जाता है, कैसा प्रकाश? एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी भी धातु की सतह पर प्रकाश को डालने पर उस धातु की सतह से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये इलेक्ट्रोड आगे की ओर गति करते हैं और धारा का प्रवाह होता है। तो इसे हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब प्रकाश के डालने पर विद्युत का उत्पन्न होना, आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी धातु की सतह पर जब आपने प्रकाश डाला तो उससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए उनसे जो धारा का प्रवाह होता है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आपने जो प्रकाश डाला धातु की सतह पर, ये नहीं कि कोई सा भी प्रकाश डाला तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पर आपको 2 चीजें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की है कि किसी भी धातु की सतह पर आप जो प्रकाश डालेंगे वो कैसा होना चाहिए? निश्चित आवृत्ति का होना चाहिए, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसकी, मतलब एक न्यूनतम फ्रीक्वेंसी, उससे कम
स्तंभ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ कि यदि धातु की सतह पर हमने कोई भी प्रकाश डाल दिया किसी भी आवृत्ति का तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि हर एक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो दोनों चीजें हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं देवीय आवृत्ति। निश्चित न्यूनतम आवृत्ति जो प्रत्येक धातु के लिए विशिष्ट होती है। क्या मतलब है कि एक धातु जो है यहाँ पर यदि आपने अलग मान लो आपने अगर सोडियम ली, मान लो मैं ऐसे प्रकाश डालती हूँ 10 फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, 10 हर्ट्ज का। यहाँ पर मैंने सोडियम लगाया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहा, मैग्नीशियम लगाया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहा, पोटेशियम लगाया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है। इसका मतलब ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। इस बात पर डिपेंड करेगा कि धातु जो है उस धातु के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की न्यूनतम आवृत्ति क्या है। यानी आपको वही प्रकाश डालना है जिस पर कि वो धातु इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर पाए। तो वो जो आप प्रकाश डालेंगे वो प्रकाश मतलब जैसे अभी मैंने आपको क्या कहा कि ये जो धातु है, मान लो ये कोई भी धातु है 10 हर्ट्ज की लाइट जब मैं डाल रही हूँ तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रही है। तो 10 से मैं 11, 12, 15, 17, 20, 25, 50, 100 डालूंगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगी। लेकिन यदि मैंने 9 की डाली तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगी। तो ये आवृत्ति कैसी होगी, ये एक न्यूनतम आवृत्ति होगी। निश्चित तो किसके लिए, प्रत्येक धातु के लिए विशिष्ट है ना। और एक न्यूनतम आवृत्ति क्यों है, क्योंकि इससे कम पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, इससे ज्यादा पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो ये जो एक न्यूनतम आवृत्ति है उसे हम कहते हैं देवीय आवृत्ति, जो कि प्रत्येक धातु के लिए विशिष्ट प्रकार की होती है। ठीक है। दूसरा, धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आपने एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की प्रकाश डाला धातु की सतह पर, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए जिन्होंने धारा का प्रवाह किया। तो हमने कहा कि प्रकाश वर्धित प्रभाव हुआ है। अब धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 निकलेंगे, 100 निकलेंगे, 1000 निकलेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन दी प्रकाश की तीव्रता, कि प्रकाश कितना इंटेंस है, आप जो लाइट डाल रहे हैं वो कितनी तीव्र है, उसकी तीव्रता क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। यदि वो आपने बहुत हल्की डाली है, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे, और यदि आप ज़्यादा इंटेंसिटी की डालेंगे तो ज़्यादा निकलेंगे। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि धातु के बने हुए हैं, धातु। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी गति जुड़ जाइए। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस ओर जा रहे हैं एनोड की ओर, तो इस ओर जा रहे हैं, तो गति कर रहे हैं तो इनकी कुछ ना कुछ गति जुड़ जाओगी। तो जो गति जुड़ जाए, जो काइनेटिक एनर्जी है इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या होती है, 12mv² होती है, जिसमें m इलेक्ट्रॉन का मास द्रव्यमान है, v उसकी गति है, वेग है। ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा है वो किसके बराबर होगी, hν माइनस hν0 के बराबर होगी। ठीक है। जहां पर hν तो क्या है, प्रकाश की ऊर्जा, जो प्रकाश आपने डाला है, माइनस hν0। ν0 क्या है, इसको कहते हैं 0 लगा हुआ, इसको हम बोलते हैं नॉट। देखो h तो क्या है, प्लांक स्थिरांक, ये आपको पता है। न्यू क्या है, आवृत्ति है। ν0 क्या है, देहली आवृत्ति। ठीक है। तो न्यू आवृत्ति है, ये देहली आवृत्ति। तो ये जो आपको बताया है इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे कहीं पर। तो ये जो यहाँ पर डाला है आपने hν0, hν0 क्या है, कार्य फलन है। ठीक है, W0। अब आप देखिए, अब आपके इसके आगे आता है, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है, जब आप श्वेत प्रकाश को, सफेद प्रकाश को किसी प्रिज्म पर डालते हैं, मान लीजिए ये आपके पास एक प्रिज्म है, इस पर आपने व्हाइट लाइट डाली, ठीक है। श्वेत प्रकाश को जब आप प्रिज्म पर डालते हो तो आपने 10th में पढ़ा है कि जो प्रकाश है वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य से मिलकर बना है, तो उनका विचलन होता है। तो हमें क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर डालते हैं तो हमें जो सफेद प्रकाश था वो कैसा नजर आता है, रंगीन पट्टियों की एक श्रृंखला में फैल। तो हमें इस तरीके का एक ऐसा नजर आएगा जिसमें वेव ऊर्जा, और मतलब हमें जो श्वेत प्रकाश था जिसमें कोई कलर नजर नहीं आ रहा था, प्रिज्म से गुजारने के बाद हमें
एक ऐसा पट्टिका, एक ऐसा बैंड मिलता है जिसमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो अलग अलग रंगों की बैंड्स होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है। अब स्पेक्ट्रा जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रा। देखो किसी भी पदार्थ के ऊपर, मतलब कोई भी पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी द्रव्य है, इस पर इसको जब हमने गर्म किया, द्रव्य है रखा हुआ है, ठीक है, अब हमने इसको गर्म किया, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा मिलकर वो क्या होंगे, वो निम्न ऊर्जा स्तर से किस में चले जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिलता है वो कब मिलता है, जब हम किसी भी द्रव्य को गर्म करते हैं, उसको ऊर्जा देते हैं। तो निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। और आपको पता है निम्न ऊर्जा स्तर कैसा होता है, स्थायी होता है, और उच्च ऊर्जा स्तर कैसा होता है, अस्थायी होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब वापस लौटते हैं, यानी ये द्रव्य है, इसको गर्म किया तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ थे वो कूदकर कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। ठीक है। अब यहाँ पर वो बहुत ज्यादा टाइम तक तो रह नहीं सकते, क्योंकि ये अवस्था कैसी है, अस्थायी अवस्था है। तो यहाँ से वापस जब लौटेंगे, वापस पुनः अपनी निम्न ऊर्जा स्तर में लौटेंगे, तो ये ऊर्जा का क्या करेंगे, ये जो इन्होंने जो ऊर्जा अवशोषित की थी उसे उत्सर्जित करेंगे। तो जो उत्सर्जित करते हैं उस टाइम पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। और अवशोषण में जब द्रव्य किसी भी ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो अवशोषित करने पर जो स्पेक्ट्रम मिलता है, तो उसने जिस भी तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा अवशोषित की है वहां पर क्या आ जाते हैं, बैंड आ जाते हैं। इस तरीके के ऐसे बैंड आ जाते हैं। इससे हमें पता पड़ रहा है कि यहाँ वाला एरिया, जो इस एरिया की जो तरंगदैर्घ्य थी वो अवशोषित हो गई। तो स्पेक्ट्रा उत्सर्जन और अवशोषण दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है। ठीक इसी तरीके से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रा है वो 2 बैंड स्पेक्ट्रा होता है और एक रेखीय स्पेक्ट्रा होता है। बैंड स्पेक्ट्रा का मतलब जिसे जो सतत होता है, जो कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब जब हम दृश्य प्रकाश है, देखो बैंड का मतलब है, बैंड का बताया कि जो बैंड स्पेक्ट्रा है, जो सतत स्पेक्ट्रा है, वो दृश्य प्रकाश में मिलता है। कल मैंने आपको बहुत सारे विकिरणों के प्रकार बताए थे कि दृश्य प्रकाश जिसमें अलग अलग तरंग की विकिरणें एक दूसरे में मिली रहती हैं। मतलब सतत का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस, जिसमें हम पहचान नहीं पाए, जैसे लाल के बाद नीली, नीली के बाद पीली, एक दूसरे में मिक्स है। यदि वो मिक्स हो रही है तब तो वहाँ पर बैंड बन रहा है। और यदि अलग अलग है, एक लाइन अलग है, एक लाइन अलग है, एक लाइन अलग है, तो ये तो अलग अलग रेखाएं हैं। लेकिन मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है कि आपको ना कुछ दोनों के बीच में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। तो ये क्या हो गया, ये एक बैंड हो गया। ठीक है। तो हमें स्पेक्ट्रा बैंड भी मिलते हैं और रेखीय भी मिलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। ठीक है। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है, देखो हाइड्रोजन जो है वो सबसे सरल अणु है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे सारी चीजें जटिल होती चली जाएंगी। तो हाइड्रोजन में हमें कैसा स्पेक्ट्रम मिलता है, रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है। मीन्स हमें लाइन मिलती है, वो कैसा मिलता है, ऐसा। जैसे मैंने यहाँ पर देखो ये लाइन में दिख रही है आपको, बैंड नहीं दिख रहा। ठीक है। ये स्पेक्ट्रम हमें कब मिलता है, मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस जो है का हमने क्या किया, वैद्युत विसर्जन किया। तो हाइड्रोजन गैस का वैद्युत विसर्जन, जब हाइड्रोजन गैस का वैद्युत विसर्जन किया जाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रोड के बीच में एक कांच की नलिका लिया आपने, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी, 2 इलेक्ट्रोड रखे और उनको कनेक्ट कर दिया। तो जब विद्युत विसर्जन करते हैं तो हाइड्रोजन का जो अणु है वो किस में टूटता है, परमाणु में टूटता है ना। तो जब अणु परमाणु में टूटता है तो क्या होता है, ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। तो विभिन्न आवृत्तियों की विकिरण उत्सर्जित करता है। ठीक है। और तो ये जो विभिन्न प्रकार की विकिरणें होती है उसमें अलग अलग प्रकार की रेखाएं होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक। तो अब आप देखो, ये मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम बताया है, जिसमें n बराबर 1 2 3 4 5 6 7। n क्या है, n है निम्नतम ऊर्जा स्तर, n है निम्नतम ऊर्जा स्तर। यानी कोई हाइड्रोजन जब बैठा हुआ है अकेला तो उसका इलेक्ट्रॉन किस में होगा, इसमें होगा, n बराबर 1 में होगा। और ये इससे n बराबर 1 के अलावा जितने भी n की वैल्यू है वो सारे के सारे क्या है, उत्तेजित या उच्च ऊर्जा स्तर, हायर एनर्जी लेवल्स है। ठीक है। उच्च ऊर्जा स्तर है। तो निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है
या तो वो निम्न से उच्च में जाएगा, यदि यहाँ से यहाँ जाएगा तो अपने आप तो जा नहीं सकता, उसको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम गर्म करेंगे। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ बैठा हुआ, उसको यहाँ जाना है, तो हम पदार्थ को गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को लेकर यहाँ चला जाएगा। कुछ टाइम बाद वो वापस से लौटेगा अपने उसमें, तो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, वो तो ऊर्जा उत्सर्जन हो गया, ठीक है, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रा हो गया। तो और यदि वो तो अब यहाँ पर देखो हमें हाइड्रोजन का जो रेखीय स्पेक्ट्रा है उसमें अलग अलग प्रकार की रेखाएं मिलती हैं। कौन कौन सी रेखाएं मिलती हैं? देखो, एक तो लाइमन श्रेणी मिलती है, लाइमन, एक बामर, एक पाश्चर, एक ब्रैकेट, एक फुंड और एक हम्फ्री, ठीक है। इस प्रकार से हमें 6 प्रकार की लाइनें या श्रेणियां मिलती है। ये कब मिलेगी? जब N1 की वैल्यू क्या है? N1 की वैल्यू है 1। N1 का मतलब निम्नतम ऊर्जा स्तर जब 1 होगा तो लाइमन श्रेणी की श्रृंखला मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 से किस में जाएगा? 2, 3 में। इलेक्ट्रॉन या तो यदि देखो यहाँ तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऊर्जा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। यदि यहाँ से मतलब वो ऐसे जाता है, फॉर एग्जाम्पल 1 से 2 में जा रहा है, तो आपको कौन सी श्रेणी मिलेगी? लाइमन श्रेणी मिलेगी, ठीक है। यदि वो 1 से 3 में जा रहा है तो भी कौन सी श्रेणी मिलेगी? लाइमन ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि लाइमन में N1 की वैल्यू क्या है? फिक्स है 1। N1 यदि 1 से 2 में जाए, 1 से 3 में जाए, 1 से 4 में जाए, किसी में भी जाए, यदि 1 से जा रहा है तो लाइमन। बामर के लिए N1 की वैल्यू फिक्स है 2। 2 से किस में जाएगा? 2 से 3 में जाए, 4 में जाए, 5 में जाए, 6 में जाए, ठीक है। तो दृश्य पाश्चर के लिए N1 की वैल्यू 3 है, ब्रैकेट के लिए 4 है, फुंड के लिए 5 है और हम्फ्री के लिए 6 है। ऐसे यहाँ से हमें बहुत सारी श्रेणियां मिलती है जिसमें ये 1 से 2 में जा सकता है, 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है। कब तक जा सकता है? इंफिनिटी तक जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे ऊपर की जो लिमिट लगाई है दैट इज इंफिनिटी, अनंत तक जा सकता है, ठीक है। लाइमन श्रेणी हमें किस क्षेत्र में मिलती है? पराबैंगनी में, बामर में मिलती है दृश्य में, पाश्चर में मिलती है अवरक्त में, ब्रैकेट भी हमें अवरक्त में मिलती है, फुंड और हम्फ्री भी हमें अवरक्त में मिलती है। तो हमें जो नजर आता है वो अलग अलग क्षेत्र में विकिरणें मिलती है, दृश्य वाली हमें नजर आती है। तो ये होता है हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये जो रेखीय स्पेक्ट्रम है इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम तरंग संख्या निकाल सकते हैं। कल मैंने आपको बताया ना तरंग संख्या क्या होती है। तरंग संख्या जो है वो तरंग दैर्घ्य की व्युत्क्रम होती है, इनवर्स होती है। तो तरंग संख्या को हम किससे बताते हैं? न्यू बार से बताते हैं। न्यू बार इज इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। जिसमें N1 की वैल्यू आपको पता है, N2 की वैल्यू आपको पता है। मैंने मान लो कहा कि बामर श्रेणी की रेखाओं के लिए तरंग संख्या निकालिए, तो बामर बोलते ही ये चीज फिक्स हो गई। अब ठीक है, तो N1 की वैल्यू भी पता है और N2 की वैल्यू भी पता है हमें। R यहाँ पर क्या है? रेडबर्ग नियतांक है। R की वैल्यू यदि हम तरंग संख्या सेंटीमीटर इनवर्स में निकाल रहे हैं तब तो क्या होगी? 109678। और यदि हम जूल में निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू होगी 2.18 इंटू 10⁻18। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम को पढ़कर किसी भी हाइड्रोजन के लिए किसी भी श्रेणी की तरंग संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप एक बार अपना नोट डाउन करेंगे और बुक में से पढ़ेंगे, और कुछ नहीं आता है तो पूछेंगे।